कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक्टिंग का उस वक्त से ही हमें शौक था। पहली बार मुझे जावेद कौडू साहब अलहमरा के गेट के अंदर लेकर गए। आप हिंदुस्तान भी गए, हमारे हमसाया मुल्क, कहते हैं आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। तो ये बाउंड्री आपने किस तरह से क्रॉस की? नसीम बिक्की साहब वो पहली बार हमें हिंदुस्तान लेकर गए। कपिल शर्मा भाई का पूरा शो स्क्रिप्टेड होता है, एक एक चीज लिखी होती है। अच्छा, हाँ? हमें तो ये लगता है कि लाइव बस परफॉर्म किया जा रहा है तो उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, बस जी नहीं, ऑडियंस में से जो क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं वो भी लिखे होते हैं। उसके शोज के लिए मैंने कुछ स्क्रिप्ट भी लिखे। हमारे थिएटर में स्क्रिप्ट गायब हो गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। आर्टिस्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप उन्हीं आर्टिस्टों को स्क्रिप्ट दें। सुहेल अहमद साहब ने कितने अच्छे ड्रामे किए। ये जो आर्टिस्ट का रोना धोना है और वो जो एंड पर आकर कसम पुरसी और ये वो, इसका जिम्मेदार आर्टिस्ट ही है। अब मैं कुछ बचा नहीं सका। मैंने ये सोच लिया कि सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, मुझे कभी सवाल नहीं आएगा। तो फिर ये मेरी बेवकूफ़ी है। दास्तान है, पूरी लंबी दास्तान है, ठीक है, उसको याद रखना भी मुश्किल है। अगर कहीं पे भूल जाए तो क्या किया जाए? वहाँ पर मैं जोक सुना देता हूँ जो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट के एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज वक्त ज़ाया किए बिना हम बात का आगाज़ करेंगे और बात का आगाज़ यहाँ से होगा कि किस्से कहानियाँ तो हमें बड़े पसंद होते हैं, बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं हम उनसे, लेकिन दास्तान गोई क्या है, ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है, इसी से रिलेटेड है। लेकिन जानेंगे कि दास्तान गोई है क्या, किस तरीके से दास्तान प्रिपेयर की जाती है, और एक अच्छा पॉइंट बीच में ये कि अगर कोई किस्सा कहानी या दास्तान भूल जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको कवर अप किया जाता है। थिएटर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थिएटर आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे, थिएटर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से थिएटर की डायरेक्शन होती है, क्योंकि मुख्तलिफ काम है, ज़रा लाइव परफॉर्मेंस होती है, गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो ये काम किस तरीके से होता है, कितनी इसमें नफासत की ज़रूरत होती है और कितनी प्रैक्टिस जो है वो की जाती है इसके लिए। इस सब के ऊपर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बदर खान साहब मौजूद हैं। आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ दास्तान गो भी हैं। बदर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे आप? आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, शुरू तो यहाँ से करूँगी कि कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। रिवायती सा सवाल है कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद थिएटर में आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक्टिंग का उस वक्त से ही हमें शौक था। स्कूल में जो ड्रामे वगैरह हुआ करते थे, हमारे ज़माने में बज़्म अदब हुआ करता था, तो उस बज़्म अदब में मैं मेन बंदा होता था जो परफॉर्म करता था। तो फिर जब स्कूल ख़त्म हुआ तो ये शौक़ फिर ज़्यादा अंदर वो उसने तूफ़ान मचा रखा था। तो अब मेरा ताल्लुक़ मजहबी घराने से है। मतलब मैं एक इमाम मस्जिद का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद हैं, तो थे, अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, मक्का शरीफ में उनका इंतकाल हुआ, वहीं पर वो दफन है। तो अब मेरी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं था, कोई भी दूर दूर तक, जी मुख्तलिफ, तो दूर दूर तक आर्टिस्ट नहीं था, मैं अकेला आर्टिस्ट। तो ये जरासीम तो आपके अंदर शुरू से होते हैं। तो अब मैं समझ में ना आए कि क्या करूं, कहाँ जाना है, किस तरह ड्रामे में काम, थिएटर में काम करने का शौक़ था बेसिकली। तो साहब भाग के आके फिर हम लाहौर, अब कोई पता नहीं है कहाँ जाना है, पता चला अलहमरा में ड्रामे होते हैं। तो लाहौर की सड़कों पर फाका मस्ती की, पूरी स्ट्रगल काटी, फिर थिएटर में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होना शुरू हुए, फिर ड्रामे में थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ। जन्म जन्म की मैली चादर एक बड़ा मशहूर ड्रामा था, वो मेरा पहला ड्रामा था। और 99-98 में वो शुरू हुआ था। फिर बीच में मैंने वक्फा दे दिया, फिर घर चले गए वापस, समझ में नहीं आया कि मेरे ख्याल एडजस्ट नहीं हो पा रहे, फिर घर चले गए, फिर भाग कर आ गए। तो फिर आकर फिर दोबारा लौट कर घर वापस नहीं गए, मतलब जाते रहे अपने घर पे तो, लेकिन ये कि फिर इसी के ही होकर रह गए। फिर थिएटर किया, फिर थिएटर के लिए लिखा भी, फिर परफॉर्म भी किया, फिर 15 साल तक मैंने फिर थिएटर किया। जी बदर भाई, पहली बार जब घर से निकले तो क्या कैफियत थी? उसके बाद जब घर वापस गए तो क्या रिस्पांस मिला? क्या डांट टपट पड़ी कि हमने तो कहा था ना जाओ लेकिन फिर भी तुम चले गए बगैर? अच्छा, पहली बार तो जब घर से भाग कर आ गए तो ऐसा ही लगा कि जैसे जाते ही उनका रंग रूप ठीक था। उनका जाते ही गले कहेंगे कि आ जाओ जी, आपका ही तो इंतजार कर रहे थे आपका तो इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ पर बिल्कुल, अब गए भी थिएटर में, फिल्म टीवी का तो पता ही नहीं था। तो थिएटर में हमारे यहाँ बदकिस्मती से कोई एकेडमी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है कि जहाँ से आप पढ़कर आएँ और आकर थिएटर में वो अपना डिप्लोमा दिखाएं कि जी मैं वहाँ से इतना पढ़कर आया हूँ और मेरे पास ये डिग्री है, तो मुझे काम दे दीजिए। स्ट्रगल, आज आके स्ट्रगल है कि वो तरला मिनते और आर्टिस्टों का और बड़े सीनियर की फ़नकारों की खिदमत करना।
तो बस उसी तरह हमने भी जब पहली बार आए फिर पता चला कि किसी का शागिर्द होना पड़ता है, फिर उसके साथ अच्छा। आप थिएटर के अंदर घुस सकते हैं। आज से अलहमरा का जो वो गेट था उसके अंदर जाना एक बहुत बड़ा मार्का होता था। तो अभी कल इंतकाल हुआ हमारे बहुत अच्छे प्यारे सीनियर फनकार जावेद कौडू साहब का। पहली बार मुझे जावेद कौडू साहब अलहमरा के गेट के अंदर लेकर गए और एक ड्रामा चल रहा था। उस ड्रामे में एक बाबे का वो आस्ताने का सेट था जिसके अंदर काफ़ी सारे मलंग चाहिए थे। तो उस नाहिद खान मोहतरमा अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, वो डायरेक्टर थी। तो उन्होंने हमें उस ड्रामे में वो जो मलंग बैठते थे ना बाबा जी के, कोई 8-10 उन मलंगों में हमें बिठाया। छोटा वो सा एक रोल। छोटा सा बैठे हैं सिर्फ बाबा जी के साथ। तो जब भी कोई वो सायल आ रहा है तो हम वाह वाह कर रहे हैं। तो पूरा ड्रामा हम स्टेज पर बैठे रहे। फिर जो मैली चादर पहला मेरा ड्रामा था वो मेरा पहला ड्रामा था, ये दूसरा ड्रामा था, वो तमासील थिएटर में था। मेरे उस्ताद हैं सरदार कमाल साहब, अल्लाह उन्हें भी गरी के रहमत करे। तो वो मुझे थिएटर में लेकर गए, जन्म जनों की मैली चादर। उसमें भी एक छोटा सा किरदार था। ड्रामे के एंड पर एक जुलूस आया करता था, तो उस जुलूस के अंदर हम लोग शामिल होकर नारे लगाते हुए स्टेज पर आते थे। वो 2 साल तक ड्रामा चलता रहा। तो फिर किसी सीनियर आर्टिस्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया मत करो, और भी थिएटर हैं, ऐसा किया करो कि ये यहाँ पर तुम्हारी एंट्री आती है लास्ट पे, तब तक बाकी थिएटर में जो ड्रामे हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, तो किसी दूसरे ड्रामे में ट्राई करो, वहाँ से एंट्री करके तुम आ सकते हो वहाँ पर कुछ। तो अच्छी लगी उनकी बात। फिर हम ओपन एयर थिएटर जाना शुरू हो गए, अलहमरा जाना शुरू हो गए। तो वहीं पर ड्रामा, उधर से पूरा ड्रामा करके तो फिर यहाँ पर आ जाते। 2 साल तक ये करते रहे। बीच में मैं भाग गया, फिर वापस चला गया घर। घर गया तो आपकी बात के डांट पड़ी कि आ गए हो बन के हीरो। तो मैंने कहा जी नहीं, वो समझ नहीं आ रही बात की, लेकिन अंदर वो आर्टिस्ट तो था। महीना बड़ी मुश्किल से घर में गुजारा होगा, फिर वापस आ गए। लेकिन इसमें मेरे वालिद साहब की मुझे बड़ी सपोर्ट रही। मुझे खुदा का शुक्र है, मेरे वालिद साहब वो रिवायती वो मजहबी इंसान नहीं थे, मतलब वो मौलवी नहीं थे जो सख्त। उनको बड़ा अच्छा। पसंद था। मतलब पूरे गांव में बहुत कम घरों में टेलीविज़न हुआ करता था, तो हमारे घर में भी था। उनको शौक़ था ये। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा भी, मैं कहा अब्बा जी आपको ये मेरा काम ठीक लगता है? कहते हाँ यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम टीवी पे आते हो तो ये तुम्हारे ड्रामे वगैरह चलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा बस जी ठीक हो गया, बस आपको अच्छा लगता है तो बस ओके। अच्छा, गांव में भी कभी किसी ने, मेरे गांव में आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये तुम कौन सा काम कर रहे हो, बल्कि सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और फ़ख्र करते हैं कि हमारे गांव का, हमारे शहर का लड़का थिएटर में या आर्टिस्ट है, फनकार है, काम वो कर कहते रहा हैं ना, है। वालिदैन की सपोर्ट हो तो पूरी दुनिया आपकी सपोर्ट जी में जी खड़ी हो जी जाती है, जी, और वो सपोर्ट खींच लें तो पूरी दुनिया ऐसे लगता है आपके मुखालिफ खड़ी बिल्कुल हुई है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी मुझे सपोर्ट रही, मेरे वालिद साहब की। चलिए तो ये बेहतरीन ये चीज़ थी, बेहतरीन क्योंकि चीज़। अक्सर जैसे आपने जिक्र किया कि मजहबी घराने से ताल्लुक़ था, फिर जी उसके बाद थिएटर बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ है। और बहुत सारी जगहों पे मैं बोलूँगी कि हमारे मुल्क में तो बोला जाता है कि ये तो कुफर है, या बड़ी इस तरह की बातें वो मैं की कहता जाती हैं रहता हूँ कि इसकी। हमारे यहाँ तो ये फैसला ही नहीं हो सका आज तक कि ये काम हलाल है या हलाल है हराम है। या हराम है, हाँ बिल्कुल है। तो हलाल इस हराम वाले टॉपिक पे ही मैं आऊँगी, लेकिन पहले मेरे पास थोड़े से सवालात हैं जो प्लीज़ मैं प्लीज़ करूँ, और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने ज़रूर टच करना है। जी। मैं पूछना चाहूँगी कि आप हिंदुस्तान भी गए, हमारे हमसाया मुल्क, कहते हैं आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, तो ये बाउंड्री आपने किस तरह से क्रॉस की और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थिएटर कर रहे थे हम, मशहूर हो गए थे काफ़ी, मतलब काम करना शुरू, पैसे वैसे मिलने शुरू हो गए थे। तो वो इंडिया से जो लाफ्टर चैलेंज एक शो चलता था, तो उसके डायरेक्टर थे, उसके 2-3 सीज़न हो चुके थे। पंकज सरस्वत जी वहाँ पर उनके डायरेक्टर थे। तो उनकी टीम ने किसी चैनल से रब्ता किया कि हम पाकिस्तानी आर्टिस्टों को भी लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा। तो अल्लाह मेरे भाई को ज़िंदगी दे, नसीम विक्की साहब, नसीम वो की। पहली बार हमें हिंदुस्तान लेकर गए। विक्की भाई के साथ ही हम काम करते थे ज़्यादा। नसीम विक्की भाई ने मुझे सबसे ज़्यादा थिएटर में सपोर्ट किया और काम करवाया। तो ऑडिशन होना शुरू हो गए, कराची के आर्टिस्टों के ऑडिशन हुए, लाहौर के ऑडिशन हुए। तो मेरा नाम नहीं था उसमें। अच्छा। जब ऑडिशन मुंबई गए वापस, तो उन्होंने कहा कि जी विक्की भाई आप आ जाइए। तो बस ठीक है, आप सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन विक्की भाई ने मेरे लिए कहा कि अगर भाई बद्र खान नहीं आएगा तो फिर मैं भी नहीं आऊँगा। अरे वाह, ठीक है ना इतना जी। स्टैंड लिया। हाँ जी, इतना स्टैंड लिया। तो हमें हिंदुस्तान ले जाने वाले पहली बार नसीम विक्की भाई थे। हिंदुस्तान गए, वहाँ पर परफॉर्म किया। तो वो शो नसीम विक्की भाई ही जीते, अरे वाह। जीत कर आए वहाँ से शो। फिर वहाँ पर बड़े अच्छे ताल्लुकात बन गए। फिर उन्होंने मुझे दूसरे शो पर बुलाया, वो ZTV का शो था, उसमें मैंने फिर अकेले ने परफॉर्म किया। फिर अभी 2016 में मैं और ज़फ़री ख़ान गए
मजाक मजाक में शो का नाम था हरभजन सिंह और शोएब अख्तर भाई उसके जज थे। वो भी शो हम यानी हमारी जो टीम थी पंजाबियों की वो भी हम जीत कर आए शो। अरे वाह। फिर उसके बीच यानी में पाकिस्तानी जहाँ जा रहे हैं तो अपना नाम रोशन किए अपना बिना नाम वापस रोशन नहीं करके आ आते रहे हैं। हैं। फिर वहाँ पर मुलाकात हुई हमारी बड़े ही प्यारे दोस्त कपिल शर्मा से। अच्छा। कपिल शर्मा मेरा भाई है, बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, अल्लाह उसको सलामत रखे और ज़्यादा अरूज दे, बड़ा ही प्यारा है वो। उसके शोज़ के लिए मैंने कुछ स्क्रिप्ट भी लिखे। मतलब शो के 5-7 राइटर होते हैं, तो सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो बीच ये में किस मैं तरह भी से होता है बदर भाई? क्या सेगमेंट्स की डिवीजन होती है या सारे मिल के अपने मशवरे देते हैं और उसके बाद एक जी, ऐसा स्क्रिप्ट नहीं, लिखा मशवरे तो नहीं, ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी के आने से पहले वो जो घर की एक फैमिली है वो एक स्किट करती है, एक हाँ, एक्ट बिल्कुल करती है। बिल्कुल। जैसे कि शाहरुख खान आ रहे हैं तो उनकी एंट्री से पहले घर वाले वो बुआ दादी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल कि साहब क्या ये बोलेंगे, क्या वो गपशप मिल होगी। के घर हाँ वाले एक यानी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वो एक स्किट करते हैं। हाँ। तो वो स्किट जो है वो सब लिखते हैं फिर वो। यानी एक एक कैरेक्टर ले लेते हैं सब लोग। नहीं नहीं, जब आपने स्किट लिखा तो आपने फिर पूरा लिखा। जैसे आज के एपिसोड में मेरे वाला लिखा हुआ स्किट हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ यही कंफ्यूजन होती ना कि कुछ सेगमेंट्स हैं या एक एक कैरेक्टर ले रहे हाँ हैं जी। या पूरा स्क्रिप्ट ही एक ही बंदा ले। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कपिल शर्मा भाई का पूरा शो स्क्रिप्टेड होता है, एक एक अच्छा चीज लिखी होती है। अच्छा, हाँ हमें तो ये लगता है कि लाइव बस परफॉर्म किया जा रहा है तो उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, बस गो जी विद नहीं द नहीं फ्लो नहीं वाली नहीं, जी सिचुएशन। नहीं, ऑडियंस में से जो क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं वो भी लिखे होते हैं। हाँ, कपिल शर्मा में शॉकिंग बात है हाँ, ये। कपिल शर्मा में ये क्वालिटी है कि आप उसको एक बात दे दें तो वो उसकी 10 बातें अपनी तरफ से। अब अरे जाहिर है वो उनका कॉमेडियन एक्सपीरियंस है, है। बिल्कुल। हाँ वो आप समझे कि मसलन के हम तो शो 1 घंटे का देखते हैं लेकिन ऑडियंस 2 घंटे पहले आ जाती है। फिर शो की रिकॉर्डिंग 5-6 घंटे तक चलती है लेकिन वो बंदा स्टेज पर ही रहता है। आप अंदाज़ा करें। डेडिकेशन है ना जी अपने जी काम के जी साथ जी जुड़े जी रहने जी की। जी जी जी। और वो फिर आपको पता है वो सबका बड़ा वो करते हैं, बड़ा हया, बड़ी शर्म, बड़ा अदब करते हैं, सबका बड़ा प्यार करते हैं। तो हमारे साथ भी कपिल शर्मा ने प्यार किया, आज तक कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत वो अभी तक कायम है। तो अब वो ज़रा बड़ी जगह पर चले गए, नेटफ्लिक्स पे चले गए, तो अब ज़रा थोड़ा यानी कि अपने डिस्टेंस हो गया। हमारे लेकिन भी मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात है कि सवालात तक जो है वो जी लिखा स्क्रिप्टेड होता है जी, सब कुछ लिखा होता है। देखिए नेशनल टीवी पर जा रही होती है आपकी जो ऑन एयर होना होता है उसने, तो वहाँ पर बगैर स्क्रिप्ट के फिर वो ऐसी बात नहीं होती। तो वो फिर लिखना होता है, हर चीज़ तय की होती बात, फिर उसकी रिहर्सल की होती है। हमारे यहाँ दिक्कत भी यही आ रही है कि हम रिहर्सल नहीं करते हैं। हम बस ये तजुर्बा कह लें, हमारे जो आर्टिस्ट हैं दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट हैं हमारे बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान के स्टेज के। आप अंदाज़ा करें 15 साल हो गए हैं इस बात को कि बगैर स्क्रिप्ट के ड्रामा हो रहा है। ऐसे ही है बदर भाई। और मैं इन्हीं जितने आर्टिस्टों को अगर स्क्रिप्ट दे दिया जाए तो क्या तो तूफान ये कितना मचाएंगे ये। तूफान मचाएंगे। ये है। मैं जितने सीनियर आर्टिस्ट से मिलती हूँ वही वो कहते हैं कि हम बड़ी प्रैक्टिस करते थे। पीटीवी के दौर के जितने भी आर्टिस्ट हैं जी। तभी तो आप देखें ना कि उस टाइम के ड्रामा हमारे ऐसे होते थे कि अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो दुकानें बंद हो जाती थी, सड़कें बंद हो जाती थी कि ये फिलहाल अभी ये ड्रामा लगने वाला 8 बजे लगेगा तो सब कुछ बंद, वारस क्योंकि ड्रामा देखने वक्त में। ये वहाँ पर दिखाए जाते हैं और फिर हमारे ड्रामे वहाँ पर बहुत हिट हैं। हम तो मुंबई में गए ना जी, तो हमारे साथ जो आर्टिस्ट काम कर रहे होते थे वो हमारे ड्रामों की बड़ी तारीफ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट में कुछ अर्सा पहले एक इंडियन एक्ट्रेस आई थी। अच्छा जी। इंडियन पंजाबी एक्ट्रेस थी, फिल्में करती थी, बल्कि कर भी रही हैं। उनकी आजकल नई एक मूवी भी रिलीज़ हुई है, सोनिया मान हमारे पास आई थी। अच्छा जी, वाह वाह। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी ड्रामाज वहाँ पे बड़े शौक से देखे जाते हैं और उनको एक किस्म का ना एक फैंटिसाइज किया जाता है कि ड्रामाज हैं तो पाकिस्तान के हैं और उनसे अकेडमीज में सिखाया तक हमारे जाता है। ड्रामे का कोई तोड़ नहीं है जी, हमारे ड्रामे का कोई तोड़ नहीं है। हाँ, फिल्म में हम थोड़ा सा पीछे हैं ज़रूर हैं क्योंकि हमारे पास वसाइल वो नहीं है गैप आ सिनेमा गया की, बीच लेकिन में। ड्रामे का कोई तोड़ नहीं है। ड्रामे के वहाँ पर बड़े से बड़ा स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, आम जनता बहुत फ़ैन है, बहुत फ़ैन है। बहुत फ़ैन है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया तो आप गए, वहाँ पे आपने कपिल शर्मा के शोज़ जो हैं उनके स्क्रिप्ट भी लिखे, खुद भी भी परफॉर्म काफ़ी किया, हाँ। परफॉर्मेंसेस की, बहुत सारे लोगों से मिले भी, आपके कनेक्शंस भी बने। लेकिन ये बताइएगा कि ओम पुरी साहब को आप पाकिस्तान कैसे ले गए? हाँ, वो ये ज़रा बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग किस्सा है। स्टोरी है। ओमपुरी साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मरने से पहले एक बार लाहौर देखना चाहता हूँ। अच्छा। अब मैंने भी वो पढ़ी तो मैंने कहा यार कितना को दिल करता होगा ओम जी का पाकिस्तान आने को। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में उनके एक चैनल के लिए शो कर रहा था। सही।
तो मैंने जो यूनिवर्सिटी के जो मालकान थे रऊफ़ साहब, उनसे गुजारिश की। मैंने कहा साहब वो ओमपुरी साहब ने ये बयान दिया है कि मरने से पहले एक बार लाहौर देखना चाहता हूँ, तो क्या ख्याल है हम उनको इनवाइट करें? तो उन्होंने कहा हाँ भी कर लो। तो मैंने कहा सर काफ़ी खर्चा वर्चा हो जाएगा। उन्होंने कहा वो उसकी तुम फिक्र ना करो, हम खर्चा वर्चा उठा अच्छा। लेंगे। अब जी राब्ता किया, ज़ाहिर है उससे पहले हम हिंदुस्तान जा चुके थे। तो मैंने अपने जो वहाँ पर हमारे मैनेजर थे उनसे पूछा, उनसे नंबर लिया, ओम जी को मैंने फ़ोन किया। तो पंजाबी में बात करना शुरू हो गया। हाँ भाई मुंडिया की हाल है? अच्छा। मैं कहा जी ठीक ठाक। मैं कहा, ओम जी हम आपको पाकिस्तान इनवाइट करना चाहते हैं। कहते यार वो मैं बयान तो दे बैठा हूँ लेकिन मुझे बड़े फ़ोन आ रहे हैं, मुझे सियालकोट के लोगों के फ़ोन आए हैं हम्म। कि जी हम आपको चार्टर्ड त्यारा भेज देते हैं, आप उसमें अच्छा, बैठ कर आ जाइए। इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स हाँ हो जी, गए तो हो। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैं कहा जी आप सबको छोड़ दीजिए और मेरी बात गौर से सुने, आप मुझे बताइए आप किस तरह आना चाहते हैं? कहते यार मैं सिर्फ सैर के लिए नहीं आना चाहता, कोई काम होना कोई चाहिए प्रोजेक्ट कि हो मैं जिस कुछ पे, करूं। मैंने हाँ। कहा बताइए। कहने लगे कि यार मेरा एक ड्रामा है। मैंने कहा जी कौन सा? कहते उस ड्रामे का नाम है, वो बेसिकली उर्दू हिंदी ड्रामा था, तुम्हारी अमरता, तुम्हारी अमरता। तो जावेद सिद्दीकी साहब ने उसको लिखा था। वो करते थे शबाना आजमी और फारूक शेख साहब, अरे वाह। कि वो लेटर्स पढ़ते थे हम्म। कि दो यानी एक कपल है जिन्होंने जवानी में एक दूसरे को लव लेटर्स लिखे हुए हैं। हाँ। तो अब वो बूढ़े हो गए हैं या कॉलेज में कुछ इस तरह का उसका आइडिया था। तो जब वो दोबारा मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपने खत पढ़कर सुनाते हैं। तो अच्छा, हम जी जो गैर मौजूदगी में खत लिखे गए जो थे एक दूसरे को लिखे अच्छा थे, अच्छा। अब वो दोनों मिले हैं तो एक दूसरे को खत पढ़कर सुना हम्म। रहे हैं, इस तरह का शायद वो आइडिया था। तो ओम जी कहने लगे कि बदर जी वो ड्रामा हमने पंजाबी में कर रखा है तेरी अमरता के नाम से, मेरे साथ अच्छा। देविया दत्ता है, तो अगर हम वो ड्रामा करने आए तो। मैंने कहा जी मुझे ज़रा बात कर लेनी थी। मैंने फिर बात की रऊफ़ साहब से, उन्होंने कहा जी हाँ बड़ी अच्छी बात है। तो अलहमरा में फिर हमने वो ड्रामा रखा, उनके वीज़ा वगैरह का इंतज़ाम किया। ओमपुरी साहब, उसके साथ दिव्या दत्ता, फिर ओम जी की वाइफ सीमा कपूर जी जो कि अन्नू कपूर साहब की बहन है, अच्छा। वो साथ ओम जी के मैनेजर सुनील हम्म। भाई, तो आए पाकिस्तान। मैंने देखा, फिर जब मैंने उनको रिसीव किया शलवार कमीज़ पहन कर आए और कहने लगे ये देखो मैंने कल्चर पाकिस्तान वाला फॉलो किया, गेटअप किया हाँ। हुआ है। लेकिन जब मैं वाघा बॉर्डर से उनको लेकर होटल तक आ रहा था तो मैंने देखा कि ओम जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। कि मैंने कहा ये क्या हो गया? आप कहते मैं जज्बाती हो रहा हूँ हम्म। लाहौर को देखकर। तो रहे जी फिर लाहौर में 3 दिन हमने शो किया, खाने वाने खिलाए, लाहौर में घुमाया। तो लेकिन वो जब जा रहे थे तो हमारे आंसू निकल रहे थे और मुझे जाते हुए कहने लगे, कहते बद्र खां जी एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरह का लाहौर आपने मुझे दिखाया है कोई भी नहीं दिखा अरे सकता वाह, था। क्या तो बात। मैं उदास होकर जा रहा हूँ। फिर दोबारा भी आए, फिल्म की एक एक्टर इन लॉ, कराची की बिल्कुल। प्रोडक्शन थी, वो फिल्म भी की, फिर दोबारा फेस्टिवल के लिए भी आए। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते थे। नो डाउट जो क्रॉस द बॉर्डर ऑडियंसेस हैं हमारी, या जो आम पब्लिक है, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बस वो एक बॉर्डर की वजह से डिवाइडेड है, बाकी दिलों से वो एक दूसरे के साथ जुड़े ये हैं। बात जो करके गए ऊपरी साहब, कहने लगे यार तुम लोग जो पाकिस्तानी हो ना, तुम किसी गन से नहीं मारते बंदे को, तुम मोहब्बत से मारते अरे हो। वाह, ये ओम जी क्या के अल्फाज थे। बात। ऐसे बिल्कुल। ही है, पाकिस्तानी तमाम तर ऐसे ही हैं कि वो मोहब्बत इतनी हमारे देते हैं जैसे कि लोग ही मेहमान नीचे हो नवाजी को जाते कर नहीं हैं। सकता, अब कोई नहीं अल्लाह का कर शुक्र है। सकता, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही। अच्छा बताइएगा, पंजाबी फिल्म्स के बारे में बताइएगा, अब आपकी कोई नई फिल्म्स भी आ हाँ रही जी हैं, हाँ जी उनकी हाँ भी जी। थोड़ी डिटेल मैं बताइएगा। क्या हुआ कि पिछले 4-5 साल से इंग्लैंड जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में तो हम नहीं जाके कर बिल्कुल। सकते क्योंकि थोड़ा वहाँ पर हालात ख़राब। हाँ, 2016 लिमिटेशंस तक, आ हाँ जाती जी हैं वहाँ पे, हाँ। 2016 तक हमने वहाँ पर काम किया। फिर उसके बाद फिर हालात ख़राब हो गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी हो जाएंगी, हमारे पड़ोसी इंशाल्लाह। हैं। तो इंग्लैंड में फिर फिल्मों की शूटिंग होती है। तो मेरी 6 फिल्में अब तक रिलीज़ हो चुकी हैं पंजाबी, हाँ जी। अच्छा, और अरे। 7वीं अभी आने वाली है। बहुत अच्छी फिल्म है। अब जो मैं करके आया हूँ छठ दिला मेरे है, हाँ। पंजाबी फिल्म है। तो गौरव जी उसके डायरेक्टर हैं, बड़ा मज़ा आएगा बदर आपको भाई किस इंशाल्लाह। टाइप की मूवीज़ करते हैं? कॉमेडी मूवीज़ करते हैं, लव स्टोरीज़ करते हाँ हैं, जी। या थ्रिलर मूवीज़, किस अब टाइप ये की? जो पिछली की थी, ये ये जो मैं करके आया हूँ ये तो कॉमेडी नहीं है। सही। मतलब एक अच्छा टॉपिक है, लव स्टोरी है। तो लेकिन ज़्यादा उनके बारे में वैसे इमेज यही बना हुआ है कि वो सारी कॉमेडी फिल्म होती है, हाँ लेकिन बिल्कुल। नहीं, वहाँ पर सिनेमा चेंज हो रहा है अब। मौज़ूआती फिल्में बन रही हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं वहाँ पर। लेकिन उनकी कॉमेडी फिल्में बहुत अच्छी होती है, पूरी फैमिली के साथ आप देख बिल्कुल सकते हैं। ऐसा ही है। हाँ, तो वो उस तरह की फिल्में हैं। मुझे याद है कि हम सब बैठ के ना, इकट्ठे बहन भाई बैठ के, तो पहले मेरे अब्बा जी मूवी देखते थे, उसके बाद अगर लगता था कि एक आध चीज़ बीच में से स्किप करने वाली है
तो वो स्किप कर देते हाँ थे, जी। फिर उसके बाद सबको बिठा के कहते थे कि आओ अब सारे मिलके ये मूवी देखें। पंजाबी फिल्म आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, चढ़ दे पंजाब की। हाँ, तो बस अल्लाह करे हमारे यहाँ भी वो कल्चर आ जाए। इंशाल्लाह आ जाएगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसके हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे कि पहले बड़ा अरूज था, फिर बीच में थोड़ा जवाल आया, अब हम दोबारा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें फिल्म इंडस्ट्री दोबारा ग्रो करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह है कि थिएटर भी इतना पीछे रह गया पाकिस्तान का? बल्कि पहले मैं कहूँगी कि पाकिस्तानी थिएटर और जो सिनेमा है इसका कोई सानी नहीं था, और अब देखती हूँ तो उसी तरीके से डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। क्या वजूहत हैं या क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिन्होंने इन दोनों चीज़ों को इफेक्ट किया? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे मेन तफरीह है वो थिएटर है, और इसको बचना चाहिए, इसको तरक्की करनी चाहिए। और आपको पता है कि थिएटर सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। अच्छा। जी जी, सबसे ज़्यादा, मतलब जितना हर टिकट पर टैक्स होता है ना जी, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है थिएटर। लेकिन क्या है कि हमारे थिएटर में स्क्रिप्ट गायब हो गया है, स्क्रिप्ट निकल गया है वहाँ से, जिसकी वजह से आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, ठीक है जी, प्रोड्यूसर्स में कहीं ना कहीं आके कुछ लोग बीच में ऐसे आ गए हैं जिनको इस काम का पता नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई। आर्टिस्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप उन्हीं आर्टिस्टों को स्क्रिप्ट दें। सुहेल अहमद साहब ने कितने अच्छे ड्रामे किए, नसीम विक्की भाई ने कितने अच्छे ड्रामे किए हैं। हमारे जो पुराने राइटर थे, मिर्ज़ा रशीद अख्तर, नाहिद खानम साहिबा, इफ्तिखार हैदर साहिबा, अमजद जावेद, बहुत बहुत अच्छे ड्रामे किए। जब स्क्रिप्ट होता था पूरा, यानी 15 दिन का ड्रामा होता था, 2-3 दिन सर हम ड्रामा करते थे, उसके बाद अगले ड्रामे की रिहर्सल शुरू हो जाती थी। अब क्या होता है कि अब स्क्रिप्ट नहीं है, वही बातें एक ड्रामे में एक आर्टिस्ट कर रहा है, फिर सेकंड में कोई दूसरा आर्टिस्ट कर रहा है। अब इसमें आर्टिस्ट का कसूर नहीं है, आप उनको स्क्रिप्ट नहीं दे रहे, और गवर्नमेंट तो वो छापे मार रही है थिएटर पर। भैया आप एसओपीज बना दीजिए, इसका कोई लाहे अमल बनाइए। आर्टिस्टों पर इस तरह छापे मारना वो बड़ी, मुझे तो तौहीन चीज़ लगी कि ये अच्छी बात नहीं है। आप एक एसओपीज बना दीजिए। कुछ आर्ट्स काउंसिल्स हैं, ठीक है जी, आपने होम डिपार्टमेंट तक इन्वॉल्व कर रखा है, फिर उसके वीडियोस बनाते हैं, फिर आप छापे भी मार रहे हैं, तो वो आर्टिस्ट की तौहीन है। जैसे चैनल्स के लिए पैमरा है, तो इसी तरह थिएटर के लिए भी कुछ होना चाहिए जो एसओपीज बनाइए, फिल्ट्रेशन आप करे। रूल्स हाँ। बनाइए कि जी इतने गाने हो सकते हैं, इतने नहीं हो सकते, ये बात हो सकती है, ये नहीं हो सकती। एक स्क्रिप्ट आपने अप्रूव कर दिया है, उसको आपने पास कर दिया है, फिर उस पर छापे मारना। Exactly. तो या तो पहले आप उसको सेट करें, उसके एसओपीज बनाएं कि जी ये तरीका होगा, इतने बजे ड्रामा शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा, लाइए स्क्रिप्ट कहाँ है, स्क्रिप्ट में ये बात तो लिखी नहीं हुई जो आप कर रहे हैं। ठीक करने की जरूरत है सही चीज़ों को। तरीके से पकड़े ना हमें, सीधा ही आके अगर आप कहेंगे तो फिर हम तो, यानी अच्छा नहीं लगेगा वो। हम चाहते हैं कि ये ठीक हो, हम खुद चाहते हैं कि थिएटर ठीक हो, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है। उसका तरीका ये है कि इसके कुछ रूल्स बनाएं, कोई बड़ी कमेटी बनाएं, कुछ सीनियर आर्टिस्टों को इकट्ठा करें, उनको बताएं कि जी आप मेंबर हैं, कोई कमेटी बना दें। इतनी कमेटियाँ जो बनी हुई हैं तो आर्टिस्टों की भी बनाएं। बिल्कुल। हमारे यहाँ बस ये बड़ी दिक्कत है कि रूल्स बनाते नहीं हैं और सीधा बस वो पकड़ना शुरू हो जाते हैं। रूल्स बनाएं जी, गाने सिस्टम होना चाहिए। हाँ, इससे गाने पहले, जो करने हैं उसको डिसाइड करें कौन से गाने हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। स्क्रिप्ट पास करें, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ें और स्क्रिप्ट के साथ रिहर्सल देखें, और फिर कोई वायलेशन करे तो फिर आप उसके खिलाफ एक्शन करें। छापे क्या, उसको आप अरेस्ट करें जी। सिस्टमेटिक होना हाँ, चाहिए ना, पूरा सिस्टम है तो आपको समझ आ सिस्टम रही है है कि तो हाँ है। ये चीज़ें जो है वो कानून के खिलाफ हो रही हैं, या सोशल नॉर्म्स के खिलाफ हो रही हैं, या हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ हो रही हैं। लेकिन पहले उसका एक सिस्टम होना चाहिए जो उसको अप्रूव करे, जो देखे, और उसके बाद जब होती हैं तो फिर उसके लिए देखिए, कार्रवाई शायद होनी किसी को बुरा ना लग जाए, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ ना कोई क्लब है, ना कोई ऐसा वो तफरीह के मौके हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे यहाँ सिर्फ खाना है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है हमारे कॉमेडी यहाँ। नहीं है, बिल्कुल। किसी तफरीह का कोई और जरिया नहीं है, ठीक है जी। तो ये है कि अगर एक चीज़ बची हुई है तो बस उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको बचना सिनेमाज चाहिए। देखें बंद हो गए, सिनेमा पहले बंद हो सिनेमाज गए जाते हैं, थे लोग, जाते अब थे। गिने चुने कोई वो 6-7 सिनेमाज रह गए, मैं बोलूँगी पूरे मुल्क में, जहाँ लोग जाते हैं, और वो भी बड़ा सोच समझ के जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें वो जो एक सेलफोन है हमारा, अगर उसमें मूवी अवेलेबल है तो हम क्यों सिनेमा जी या बिल्कुल थिएटर ऐसा जाएं। ही। वो आपने फिल्म की बात की कि फिल्म का क्या दौर चल रहा है। फिल्म हमारी शिफ्ट होती रहती है, पंजाब से सिंध में और सिंध से पंजाब में। जैसे पंजाबी फिल्म कोई एक हिट हो जाएगी तो सारी फिल्म इंडस्ट्री फिर लाहौर आ जाएगी। हाँ। आजकल कराची वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, तो देखी भी जा रही हैं, पसंद भी की जा रही हैं। तो आजकल कराची में शिफ्ट हुई है।
तो इंशाल्लाह पंजाब में भी आ जाएगी। तो ये जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह यानी अच्छी ये रिवाइवल होता रहेगा, रिवाइवल होता कभी रहेगा। डाउनफॉल की तरफ जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि बार बार उसका रिवाइवल होता है तो वो चीज़ जिंदा है जिंदा कहीं ना है। कहीं। गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, को टैक्स में थोड़ा कमी आनी चाहिए, कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आप फिल्म बनाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। सब इंग्लैंड में शूट करते हैं फिल्म, तो वहाँ पर सब्सिडी मिलती है। हाँ जी, सब्सिडी मिलती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा शूट्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्सिडी होनी चाहिए, पे बैक कुछ नहीं हो हाँ रहा जी उस पे तरीके से, बैक होना चाहिए, कोई गारंटी, कुछ सिनेमाज में कुछ थोड़ा कुछ होना चाहिए, कुछ रिलीफ मिलना चाहिए ताकि ये काम तरक्की। बिल्कुल ऐसे ही मैं बोलूँगी, पहले सिनेमाज बहुत ज़्यादा थे तो लोग बहुत ज़्यादा आते भी थे, और वो शायद वो कंपटीशन था तो इस वजह से वो सिनेमा का रेट इतना हाई नहीं होता था। अब मैं देखती हूँ तो एक टिकट जो है वो 1000-1500 का है, तो हर एक की अफोर्डेबिलिटी टिकट नहीं है, बहुत इसलिए लोग महंगा जाते है। वो नहीं आमिर हैं। खान साहब ने बहुत अच्छी बात की, उनसे किसी ने पूछा कि फिल्म क्यों नहीं चल रही, तो कहने कि भाई पहले जब फिल्म रिलीज़ हुआ करती थी तो होर्डिंग्स लग जाते थे कि भाई इतने दिनों के लिए फिल्म लगी है, ये सिल्वर जुबली हो रही है, गोल्डन जुबली हो रही है, उसके बाद ये उतर जाएगी। लेकिन अब कहते हैं वो क्या हो गया है कि अब फिल्म बनती है तो आपने अगर तो देखनी है सिनेमा जाकर तो देख लीजिए, नहीं तो 15 दिन के बाद हम आपके घर छोड़ जाएंगे। हाँ वो यूट्यूब पर आ जाएगी, नेटफ्लिक्स पे कहीं आ ना कहीं जाएगी, मिल जाएगी अमेजोन पे आ जाएगी, आपको। कहीं ना कहीं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। आप ना देखने आओ, हम आपके बड़ी घर छोड़ खूबसूरत जाएंगे। बात, बिल्कुल ठीक है तो आप। फिर वो इसी वजह से सिनेमा में लोग जाना कम हो गए हाँ हैं। वही है ना, अक्सर वो पिछले दिनों एक मूवी आई थी तो मैंने बड़ा दोस्तों को उकसाया कि चलते हैं जाते हैं सिनेमा देखने के। उन्होंने कहा सब्र कर जाओ, 10-15 दिन बाद खुद ही यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, आ वहाँ जाएगी, देख वहाँ लेना। देख लेंगे। वो सिनेमा का रोमांस खत्म होता जा रहा है कि जाना सिनेमा में जाना, फिर वहाँ से टिकट निकालना, फिर वो मज़े से फिल्म देखना, वो अपना थोड़ा सा रोमांस। कोई लोगों के पास एंटरटेनमेंट काफ़ी आ गया है, अंगूठा आपको पता चल ही जा रहा है, स्क्रॉल हो ही जा चले रही चले चीज़ें, स्क्रोलिंग हो ही जा इतना रही है। कुछ आ गया है कि इंसान कम पड़ रहा है। क्या कुछ देखे भाई, बिल्कुल इतना ऐसे कंटेंट आ रहा है, चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रही कहाँ जाए और कहाँ कहाँ ना जाए। जाए। बंदर भाई, जहाँ पे हमने बात की है कि थिएटर के हालात ख़राब हो रहे हैं, सिनेमा के हालात ख़राब हो रहे हैं, सिनेमा हमारा बैकवर्ड जाता जा रहा है, थिएटर भी उसी तरीके से कहीं ना कहीं महरूमियों का शिकार हो रहा है, वहाँ मैं देखती हूँ कि हमारे आर्टिस्ट के भी यही हालात हैं। आए रोज़ मैं देखती हूँ खबरों में आता है फ़लाँ आर्टिस्ट जो कि बड़ा मशहूर था, वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है और उसके बाद वो डोनेशंस मांग रहे हैं। क्या वजह इस चीज़ की कि हमें क्यों आखिरी उम्र में आके या कभी बीमारी आती है या कभी क्राइसिस आता है तो आर्टिस्ट को जो है वो पैसे दूसरों से मांगने पड़ते हैं, डोनेशंस मांगने पड़ते हैं। हालांकि ये वही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने किसी दौर में अरूज देखा है और लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए। क्यों नहीं ये सोचते कि हमें उस टाइम पे सेविंग करनी है या कोई साइड बिजनेस निकालना है या कुछ और करना है, या आर्टिस्ट अपनी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसके थ्रू एक दूसरे को फंड किया जा सके या हेल्प आउट किया जा सके। सच पूछिए तो ये सवाल कई बार कितने आर्टिस्टों से किया गया, बिल्कुल। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए। मैं थोड़ा सा सख्त जवाब दूंगा और मैं पहली बार इस टॉपिक पर बात करूंगा, मैं सही। ये अवॉइड करता हूँ। ठीक। ये जो आर्टिस्ट का रोना धोना है और ये वो जो एंड पर आकर कसम पुरसी और ये वो, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए लेकिन इसका जिम्मेदार आर्टिस्ट ही है। आर्टिस्ट खुद है जी इसका। आर्टिस्ट खुद जिम्मेदार है। देखिए जी, मुझे तो गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि घर से भाग कर आओ और आर्टिस्ट बन जाओ, मैं अपनी मर्जी से आया। बाय चॉइस है। फिर मैंने 15 साल थिएटर पर काम किया, हर रात खड़े होकर, बिल्कुल। और मैंने हर ड्रामे के पैसे लिए हैं भाई। अपना शौक पूरा किया मैंने और उस शौक के मुझे पैसे मिले हैं। अब मैं कुछ बचा नहीं सका, मैंने ये सोच लिया कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, मुझे कभी सवाल नहीं आएगा, तो फिर ये मेरी बेवकूफ़ी है। आर्टिस्ट के ये जो हालात है आपने देखे होंगे वहाँ पर ही पड़ोसी मुल्क में, हिंदुस्तान के कभी आर्टिस्ट को आपने नहीं देखा होगा कि रोते हुए कि इलाज के लिए पैसे नहीं है। जो होता होगा लेकिन शायद हम तक नहीं पहुँचता। लेकिन हमारे यहाँ हर आर्टिस्ट का ही होता है कि जब भी वो बुढ़ापे में पहुँचता है तो उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्यों इतनी शादियाँ की भाई आपने? आपने क्यों नहीं सोचा कि भाई हालात ऐसे नहीं रहेंगे सदा? वही कहती हूँ ना मैंने कभी किसी अंग्रेज आर्टिस्ट को रुलते हुए देखा, ना कभी हिंदुस्तानी को देखा, ना किसी और इंडस्ट्री का देखा। बिल्कुल। पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो हमेशा रुलता है और फिर उसका गिला भी करता है कि हमें, और फिर ये बोला जाता है कि हुकूमत हमें सपोर्ट करे। अच्छा, थोड़ा सा आर्टिस्टों का तो कसूर है ही है। हमारे यहाँ थोड़ा मीडिया का भी इसमें कसूर है। हमारे यहाँ मीडिया इसी चक्कर में होता है कि अब ये बीमार पड़ गया है तो अब फ़ौरन, अच्छा चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है, उन्होंने यही बताना है कि देखें जी बीमार पड़ गए हैं तो अब उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो हुकूमत से अपील है कि इनकी मदद की जाए। ये सुहेल अहमद साहब ने बड़ा इसका अच्छा, उनका यार खुदा के वास्ते आप भी बस करो,
नहीं, अमानुल्लाह खान साहब जैसा कोई काम कर सकता है? उन्होंने कहा अमीर आदमी था अमानुल्लाह खान। उमर शरीफ साहब अमीर आदमी थे। बिल्कुल ऐसे। और मीडिया अगर झूठे तौर पर आपको बता रहा है कि देखिए जी वो उनके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं है, क्यों नहीं है भाई? आप क्यों अपने पास से कह रहे हो? उस आर्टिस्ट ने आपसे कहा। लेकिन बीच में जो आर्टिस्ट कह रहे हैं असल में वो हमारे यहाँ काम थोड़ा है, करने वाले थोड़ा ज़्यादा है। तो ये है कि आर्टिस्ट को भी थोड़ा चाहिए कि जब उस पर उरूज आए, कहीं इन्वेस्टमेंट, कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने बुढ़ापे के लिए। असल में लेकिन आर्टिस्ट बादशाह होता है बेसिकली। उसको खुले दिल का मालिक होता है। उसको नहीं लगता कि वो जब हिट हो जाता है या उसका नाम बन जाता है तो वो कहता है बादशाह भी होता है, अंदर से फ़कीर भी होता है। वो कहता है कितना का बुरा वक्त आ जाएगा, ये मैं सारी स्ट्रगल देख आया हूँ। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वक्त कैसे बदल रहा है। उस वक्त जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तो अकेले थे, अब आपके बच्चे हैं, बीवी है, इलाज। उस वक्त आप बीमार नहीं थे, आप जवान थे, ठीक है ना जी। वो स्ट्रगल आपने काट ली, वो समझता है शायद मैं फिर स्ट्रगल कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। तो मैं तो आर्टिस्ट को ही ज़िम्मेदार कहूँगा कि आर्टिस्ट इसका ज़िम्मेदार है, उसको थोड़ा सोचना चाहिए भाई स्ट्रगल क्या होती है। वो विजय राज इंडियन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। कहते स्ट्रगल कर रहा है चौकीदार, मजदूर, जो सुबह घर से निकलता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, वो सारा दिन काम करता है और शाम को घर वापस जाता है। हो सकता है वो कुछ और करना चाहता हो, वो ऑफिसर बनना चाहता हो, लेकिन वो चौकीदारी कर रहा है। स्ट्रगल वो कर रहा है। हम कौन सी स्ट्रगल कर रहे हैं जी? मुझे मेरे ही काम के, मेरे शौक के पैसे मिल रहे हैं, ये तो प्रिविलेज है। ये कहाँ सी स्ट्रगल है? तो ये है कि थोड़ा आर्टिस्टों को भी सोचना चाहिए। हाँ, वो जो बात आपने की कि हाँ ठीक है जी, कोई सब लोग हिट नहीं होते, बीच में कुछ बेचारे हमारे कमज़ोर लोग भी हैं, ठीक है ना जी। अब देखें ऊपर से आपको कोई जो नामवर आर्टिस्ट हैं वो बड़ी मुश्किल से 8, 10, 15, 20 होंगे। लेकिन बंदा जो आर्टिस्ट जो और काम कर रहे हैं वो 250-300 हैं। अब उनके नाम नहीं बने, लेकिन उनके बगैर ड्रामा भी नहीं चलता, चल नहीं सकता। हाँ, उनके लिए वो जो बेस्ट हाल थे। जब हम नए नए आए थे तो उस वक्त 16 दिन का ड्रामा होता था, यानी 1 महीने में 2 ड्रामे होते थे। तो पता चला कि 15 दिन का ड्रामा, 15 दिन का ड्रामा होता है, वो 15 दिन प्रोड्यूसर के हैं जिसने पैसा लगाया है, 16वां शो आर्टिस्टों का होता है। अच्छा, 16वां शो जो होता है वो आर्टिस्ट का होता है। वो जितने थिएटर हैं जहाँ पर वो 16वां शो हो रहा होता है, वो पैसे एक जगह पर रखे जाते हैं। हमने ये सुना कि वो पैसे एक जगह पर रखे जाते हैं, पर जिसको ज़रूरत हो वो उसको वहाँ से उठाकर दे दिए जाते हैं। लेकिन ये सुना ही हमने, ऐसा होते देखा नहीं। वो 16 दिन वाला वो 16वां शो भी ख़त्म हो गया। वो स्पेल जो था 15 दिन का, वो पता चला कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। मैं तो 2016 के बाद मैंने थिएटर किया नहीं। तो लेकिन देखिए कितना अच्छी बात है कि अगर आप एक ड्रामा कर रहे हैं, जो उसका जो लास्ट शो है, अब लाहौर में 8 से 10, 11 थिएटर हैं। 11 थिएटर में अगर आप 15 दिन का ड्रामा कर रहे हैं तो 16वां शो अगर आप आर्टिस्टों के वेलफेयर का एक फ़ंड बना दीजिए, ठीक है जी, और 12 जगह से आपको 50,000 का, लाख रुपए का शो तो रूटीन में होता ही है। तो अगर आपको हर 15 दिन के बाद 8-10 लाख रुपए उस फंड में जमा हो जाएं, फिर अगले 15 दिन बाद फिर जमा हो जाए, कितनी रकम बनती है। तो फिर जो बीमार पड़ा है, जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई ज़रूरत है, जिसकी बेटी की शादी करनी है, जो कोई फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनकी वो प्रॉब्लम में है, तो उनकी हेल्प कर दी जाए। अब कितना अच्छा तरीका है, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये है कि कोई इस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो किसके पास रखा है, पैसों का मामला है, किसको जिम्मेदारी दें, भरोसा भी है, कौन इसको संभाले, कौन करे। लेकिन आज आके गवर्नमेंट को ही ये करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट वहाँ से टैक्स ले रही है तो उनको वेलफेयर के लिए भी काम करना चाहिए। जैसे बाकी कमेटीज बनाई जाती हैं, इनके लिए भी एक कमेटी बना दी जाए कि लो जी, एक शो हम आर्टिस्ट वेलफेयर फंड के लिए है, ठीक है ना जी, और उसका वो पूरा एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि इतने पैसे आए हैं, इतने हमने दे दिए हैं, और पूरे हकदार। अभी शुरू किया हुआ है मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने, आर्टिस्ट सपोर्ट फंड करके आर्टिस्टों को पैसे मिलते हैं, लेकिन ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ना, किसी चीज़ को देख लें, वही आर्टिस्ट से ही जाके उसकी ऑथेंटिसिटी करा लें। जैसे हमारे पास बड़े यंगस्टर्स हैं जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जैसे एक एक केस को वेरीफाई करते हैं। तो इसी तरीके से आर्टिस्ट कम्युनिटी भी अपना एक केस वेरीफाई करे और देखे जिसको ज़रूरत है तो उसको ज़रूरत है। और वो मीडिया को भी ये जिम्मेदारी यानी कि आयद होती है उस पर भी, कि वो जो बिला वजह चला देते हैं कि वो देखें आर्टिस्ट कसम पुरसी में हो गया जी, उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है। भाई नहीं, छोड़ दें आप, खुदा का वास्ता है, नहीं ज़रूरत है उसको। हाँ, यही एक टॉपिक रह गया है कि आर्टिस्ट रुल गया है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि पूरी दुनिया में कितने वो बैड इम्पैक्ट जाता है उस पर। पहले चेक तो कर लो भाई,
उसको ज़रूरत है भी या नहीं है। कहते हैं ना हर चीज़ खबर के लायक नहीं होती, हर तो चीज़ हर खबर चीज़ के से लायक खबर नहीं ना होती, बस बने। ये हाँ, लेकिन मुझे लगता है अब जो नए आर्टिस्ट हैं ना वो ज़रा स्मार्ट हो नहीं, ये गए, स्मार्ट चालाक हो हो गए गए हैं, हैं और उसमें। वो अब सबका अमीर कोई ना लोग कोई हैं। बिजनेस चल रहे हैं, अमीर देखती लोग हूँ। हैं सब लोग, हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अमीर लोग हैं सब देखती हूँ लोग। जो थोड़ा फेम लेता है, मैं देखती हूँ उसका कोई कपड़ों का, कोई खातून है तो कपड़ों का ब्रांड आ जाता है, कोई मर्द है तो उनका परफ्यूम का बिल्कुल ब्रांड ऐसा आ ही है। जाता है हमारे कहीं ना थिएटर कहीं। में हाँ, हम यानी कि सारे आर्टिस्ट वेल सेटल्ड हैं, बहुत कोई इक्का दुक्का होंगे जो नहीं, अच्छी मतलब बात है कि वक्त के साथ हाँ साथ जी, हाँ उन्होंने जी, हाँ जी, सीखे। हाँ जी, हाँ, वेल चीज़ें सेटल्ड चेंज लोग होती हैं। जा रही हैं, अच्छी बात है ये। अच्छा, लेग पुलिंग भी हम देखते हैं कि आर्टिस्ट में बड़ी लेग पुलिंग है, एक दूसरे को बड़ा ताने दे रहे होते हैं। ये आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे जितने फेमस लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, वो ड्रामा आर्टिस्ट को बोलते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट थिएटर वालों को बोलते हैं, थिएटर वाले आके इनको बोलते हैं। ये क्या चल रहा है और ये किस वजह से अच्छा, चल रहा ये है? कितनी मज़े की बात है, कंटेंट नहीं है। आपने चैनल बना लिया, ठीक हो गया जी, आपने चैनल बना लिया, हाँ, अब चैनल आपसे रोज़ कंटेंट मांग रहा है, कुछ ठीक है नया जी। चाहिए है। अब नया चाहिए, अब कंटेंट आप कितना, अगर आप तो क्रिएटर नहीं हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो आप फिर इसी तरह ही करेंगे कि कोई चीज़ ढूंढेंगे। अब जैसे कोई आर्टिस्ट का कहीं शादी हो या खुदा ना करे कहीं फौतगी हो जाए, तो वहाँ पर सारे सारे यूट्यूबर पहुँचे होते हैं। अब उनको सवाल भी करना नहीं आ रहा होता कि वो ये तक पूछ रहे होते हैं कि जी फलां आर्टिस्ट की डेथ हो गई, आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये अब ये ये एक फोन बात होता है और सबने यूं पकड़ा होता जो है कि पकड़ा होता है, बताइएगा क्या चल रहा है। हाँ, अब वो उसने कहीं चैनल पर चलाना है, फिर ऊपर वो थंबनेल बनाना है कि कोहराम मच गया, ये हो गया, वो हो गया, कंटेंट नहीं है। जब कंटेंट नहीं होगा तो फिर आप इधर उधर हाथ मारेंगे कि कोई बात हमारे हाथ लग जाए, किसी आर्टिस्ट की कोई बात लग जाए, कोई ये हो जाए, कोई वो हो जाए, तो फिर वो फेक न्यूज़, वो फिर सारी चीज़ें वो फिर फैलती हैं। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी। अब कहाँ कहाँ से रोकें उनको, ठीक है ना, और कितना रोके। कितना रोकें। हर बंदे का चैनल है अपना, हर बंदे ने चैनल और बना लिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ ज़्यादा ही हो गया कि अब वो कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, जो चैनल, जो टिकटॉक, जो यूट्यूबर हैं मशहूर, वो कितनी के बार अपनी गाड़ियाँ दिखाएंगे, कितनी बार अपनी शॉपिंग। अच्छा, उनको मुझे अफसोस होता है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अपना थोड़ा सा, अगर आपका चैनल चल पड़ा है, सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा कंटेंट भी डालो भाई, कुछ थोड़ी मेहनत दिखाओ, करनी कोई उस चीज़ मेहनत पे। कर लो, हाँ, कोई नौजवान नस्ल के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई लेडीज़ के लिए, ठीक है ना जी। हर रोज़ ही आप वो, मैं शॉपिंग करके आ गई, मैं आ गया, मैं और गाड़ी मैं खरीद सुबह उठ ली, गया, मैं मैंने मुंह धो लिया, धो मैंने ये लिया, कर लिया, मैं मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, आज नाश्ते में ये है, दोपहर को ये पूरे दिन की रूटीन। ये मुझे गिफ्ट आ गए हैं, ये मुझे इतने पैसे मिल गए हैं, फलां फलां, तो इसका मुझे तो कोई वो फ़ायदा नहीं है। प्राइवेसी भी नहीं रहती, फिर उस पर क्रिटिसिज्म होता है, तो फिर कहते हैं हमारे घरों के अंदर लोग घुस गए। घरों के अंदर तो आपने खुद ही घुसाया लोगों गुर को। खुद गुराया है, तो ये है कि कंटेंट नहीं है, जिसकी वजह से ना, तो ये फिर वो किसी आर्टिस्ट की बात आ गई सामने, तो उसको खींच के फिर हर बंदे ने अपने हिसाब से बयान करना है। वो थंबनेल जो है ना जी, उसने काम ख़राब उसने कर बड़ा रखा है किस्सा खराब कि किसी किया। तरह वो क्लिक हो जाए और वो व्यूज़ बढ़ जाए हाँ, मेरे, तो ये बस चीज़ ये है। है दिक्कत है ये इसका। सोशल मीडिया का इसका भी है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हाँ, जी, ये इस पे भी हाँ होना होना चाहिए। चाहिए, हाँ बड़ी इतना। सही बात है कि आप जो सोशल मीडिया पे कंटेंट दे रहे हैं उसका भी चेक एंड बैलेंस हाँ होना जी, चाहिए हाँ कि जी, क्या दे रहे हैं और क्या वाकई वो लोगों के देखने के काबिल है या नहीं। इतना बेलगाम नहीं होना चाहिए। बल्कि सारे यूट्यूबर्स को एक बार इकट्ठा करके ना, उनसे पूछे कि भाई ये क्या दिखा रहे हो आप, क्या क्या कर दिखा रहे हो आप, सारे सेम चीज़ दिखा सारी रहे हैं, सेम चीज़ सुबह दिखा हुई, रहे दोपहर हैं। हुई, शाम हुई। शाम हुई, मैं शॉपिंग बड़ा करी। मुझे खूबसूरत एक जगह पे लगा, वो एक पिक्चर सी बनी थी, पिक्टोरल उसकी थी कि एक जगह पे बड़े अच्छे एक ब्लॉगर हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, वाइल्ड लाइन्स बाय एब्रार के नाम से, बड़े अच्छे वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। और अच्छा दूसरी अच्छा। तरफ जो है वो एक और कुछ टिकटॉकर्स थी, उनका था कि उन्होंने अपने फ्रिज में बताया कि हमारे फ्रिज में क्या चीज़ें पड़ी हैं। वो जो अच्छे व्लॉगर हैं उन्होंने बताया कि जी मैं फ़लाने मुल्क गया था, तो हाँ उसका क्या एक्सपीरियंस। हाँ और फ़लाने मुल्क वाले पे कुछ 4,000 व्यूज़ थे और इधर 4 लाख थे, तो वो हमारी प्रायोरिटीज़ भी बता आप रहे थे कि हम अंदाज़ा कर क्या लें क्या देखना क्या चाहते हैं। हम देखना लोगों चाहते के हैं। फ्रिज का हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही बात। बाकी चीज़ों का नहीं है। थोड़ा सा इससे रिलेट करूँगी, शुरू में आपने बात की थी कि अभी तक हम इस चीज़ पे श्योर नहीं है कि हमारी ये जो कमाई है, लोग इस चीज़ पे भी हमें वो कहते हैं कि हलाल है या हराम है, हाँ ये जी, कॉन्सेप्ट भी बड़ा बना हुआ है। बिल्कुल सही बात। क्या वजह है इस तरह? तो मैं कहती हूँ कि ईरानी सिनेमा को अगर हम देखते हैं, ये बड़ा अच्छा सिनेमा है और मैं बोलूँगी टॉप क्लास ऑस्कर विनिंग मूवीज़ उनकी हैं, जी तो फिर बिल्कुल है उसको जी। तो बंद ही हो जाना चाहिए अगर इस तरह के भाई हालात सिनेमा हैं। अगर आपने देखना है तो ईरानी सिनेमा नो से अच्छा डाउट, कोई नहीं है। कमाल की हॉलीवुड मूवीज़ से, हैं। हॉलीवुड से भी 2 कदम आगे वो चीज़ बना रहे हैं, इतना बहुत अच्छी। मज़ेदार कंटेंट बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक दिक्कत है, हम हर चीज़ को मजहबी मज़हब पैमाने से पर तोलते हैं रिलेट कर देते हैं। कि ये हलाल है या हराम है। फनकार, शायर, अदीब, ये किसी भी मुआशरे की, किसी भी स्टेट की पहचान होते हैं। मतलब बाहर के मुल्कों में कितनी जगह पर लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान उनका
तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सब लोग जानते थे, मेहदी हसन खान साहब को सब जानते थे, ठीक है जी। आर्टिस्ट पहचान होते हैं, इसका हलाल हराम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो खुदा के लिए इसको मैं ये कहता हूँ कि इसको मजहबी पैमाने पर तोलना छोड़ दीजिए। ईरानी सिनेमा, आपने कैसी बात अच्छी की कि ऑस्कर विनिंग उनकी मूवीज़ हैं और देखने लायक हैं। वहाँ पर हालांकि हिजाब की कितनी पाबंदी बड़ी स्टोरी ओरिएंटेड है और बड़ी खूबसूरत उनकी स्टोरीज हैं। मैं पिछले दिनों थोड़ा देख सा रही थी कि खुले दिल हाँ का थोड़ा मुजाहरा करना चाहिए, ये चीज़ें चलने देनी चाहिए। फिल्म, थिएटर, ड्रामा, ठीक है ना जी, ये एक माशरे को जिंदा रखती जिंदा है। रखते हैं मुआशरे को। देखिए जी, तनकीद का भी हक होना चाहिए। तनकीद नहीं होगी तो फिर सेट कैसे होगा, चीज़ें कैसे होगी। तो थोड़ा सा खुले मिजाज का थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। थोड़ा बड़ा दिल थोड़ा करके बड़ा इनकी दिल करना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हाँ चाहिए जी, थोड़ी। बिल्कुल। अब आऊँगी, अब इसकी बात हो ही रही है, बड़े दिल की बात हो रही है, डिफरेंट चीज़ों की बात हो रही है। तो शुरू में मैंने जिक्र किया दास्तान गोई का। जी, ये बताइएगा कि दास्तान गोई का कॉन्सेप्ट कैसे आप उसके साथ जुड़े कि मुझे दास्तान गोई करनी चाहिए। कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हम देखते हैं कि अब एक पूरी स्टोरी सुनानी है, उससे लोगों की अटेंशन भी ग्रैब करनी है और वही जज्बात देने हैं जो राइटर ने लिखे हैं। हमें कैसे किया ये? सबसे पहले तो मैं आपको उस बात का सवाल का जवाब दूं कि दास्तान गोई की तरफ मेरा आना कैसे हुआ। 15 साल तक मैं थिएटर कर रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे पैसे मिल रहे थे। फिर थिएटर में थोड़े सा मैंने कि मैं अब किसी आर्टिस्ट को या किसी फनकारों को या थिएटर को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, यानी कि मैं उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, वो शायद वो मेरा जो मजहबी बैकग्राउंड है उसकी वजह से भी वो थोड़ा मेरे अंदर आ रही थी कि यार ये बात। अच्छा, फिर हर ड्रामे का वीडियो बन रहा था, मतलब थोड़ी सी जूमैनी बातें हो रही उस वक्त शुरू हुई थी सिर्फ कि जूमैनी बातें हैं यार, अच्छा इसका वीडियो बन, अब वो पक्की होगी बात। हाँ बिल्कुल। अगर आप पहले शो पर आपने बात की है, आपने उसका क्यों दे दिया उसको, वो पक्की होगी बात, अब वो 16 दिन तक वही चलती रहेगी। अब हर ड्रामे का वीडियो बनता था, तो मैंने सोचा, मैं कहा बद्र खान जी, ये काम अब शुरू हो गया है तो ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा ही, बढ़ता जाए। दिन ब दिन बढ़ेगा ये। तो अपना कुछ बंदोबस्त कर लो भाई, इससे पहले कि तुम पर भी छापे पड़े, तो ये होना नहीं चाहिए। तो तब जाकर फिर मैंने सोचा, मैंने फिर छोड़ दिया थिएटर, अच्छा। छोड़ दिया बगैर अगला अरेंज किए। मैंने पहले थिएटर छोड़ा, अगला अरेंज मैंने बाद में किया। सही। थिएटर मैंने कहा नहीं, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ इस जॉनरा में, मैं नहीं, अब मेरी जगह नहीं है, क्योंकि हम और लोगों को देख कर आए थे। तो अब ये कुछ और शुरू हो गया है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये तो दिन ब दिन, उस वक्त टिकटॉक भी नहीं आया था, बिल्कुल। तो ये मैं हर ड्रामे का क्लिप बन रहा है, हर ड्रामे का वीडियो बन रहा है। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, तो जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँगा, ठीक है ना जी, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक काम कर रहे हैं। मैं अपनी, ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे या मैं खुद जब बुढ़ापे में कहीं देख रहा हूँगा कि अच्छा ये मैं ये बात भी मैंने की है। हालांकि हमारे यहाँ अडल्ट कॉमेडी होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है ना जी, लेकिन मैं उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो साहब मैंने पहले थिएटर छोड़ दिया, अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, वापस चला जाऊं, तो वापस जाऊंगा तो वहाँ पर क्या करूंगा। हाँ। पहले तो चलो थोड़े अरसे बाद गया था तो माँ बाप की डांट सुन के ख़त्म हो गई थी बात। अब तो लोग जानते भी हैं तो क्या कहेंगे, आ गए हैं वापस हीरो बन के या तो फनकार बन के। काफ़ी सोच विचार के बाद फिर मेरी नज़र पड़ी दास्तान गोई पर। मेरे दोस्त हैं अनीक नाजी, सही। मैं उनके साथ पेशावर जा रहा था, फारिग था, थिएटर वगैरह छोड़ दिया था। तो रास्ते में ऐसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो दो लोग सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, सर पर टोपी लगाए, दिल्ली में एक बहुत बड़ा जश्न होता है, जश्न रेख्ता, बिल्कुल। उसमें महमूद फारूकी साहब जो मेरे दास्तान गोई के उस्ताद हैं और दारैन शाहिदी, वो बैठे दास्तान सुना रहे हैं। अब मैंने वीडियो देखा, मैंने कहा यार ये कितना अच्छा काम है, बड़े मज़े से सुना अट्रैक्ट रहे किया हैं और आपको, लोग, हाँ। हाउस पैक था और वो किस्सा सुना रहे थे। तो शुरू से मुझे खुद शौक था इन चीज़ों का, कहानी सुनाने का, कहानी ही सुना रहे थे हम। तो मैंने कहा इस पर काम करना चाहिए। तो साहब मैंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, देखा कि दास्तान गोई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से फ़न कहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर दोबारा पता चला कि शमसुर रहमान फ़ारूकी, अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने दास्तान गोई के रिवाइवल के लिए काम किया है। तो ये जो महमूद फ़ारूकी साहब हैं ये उनके भतीजे हैं, तो वो दास्तान सुना रहे हैं। उन्हीं दिनों फैज़ फेस्टिवल हुआ लाहौर में, तो फ़ारूकी साहब लाहौर आए, तो पाक टी हाउस में उनके एजाज़ में
एक महफिल रखी गई, तो मैं भी उनसे मिलने के लिए गया। तो मैंने पहली बार उनसे कहा, मैंने कहा फारूकी साहब मैं भी दास्तान गोई करना चाहता हूँ। तो बड़ा गौर से उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहने लगे शुक्र है जी पाकिस्तान से भी कोई आवाज़ आई। तो मुझे उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया, दुआ दी और कहने लगे कि हाँ करो, कुछ भी चाहिए हो मुझे बताइए। मैं कहा जी मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए, दास्तान वो जो पूरी लिखी होती है एक स्क्रिप्ट चाहिए। हाँ, तो मुझे कहने लगी महमूद का एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, तो तुम देख लो, तो वो लिख लो। तो वो मंटोयत थी, दास्तान मंटो के नाम से मैं उसको करता हूँ। वो महमूद फारूकी साहब की मेरे उस्ताद की स्क्रिप्ट है। वो पहली स्क्रिप्ट मैंने याद की दास्तान को, पहले रिसर्च की उस पर कि ये फ़न कहाँ से आया, कि हमारी ये फिर तहजीब थी, हमारा विरसा था कि जब फिल्म टीवी रेडियो नहीं होता था तो इंसान की जो फर्स्ट इंटरटेनमेंट थी वो दास्तान गोई ही थी। इंसान ने जब बोलना सीखा, जब पहली मोहब्बत की, पहला शिकार किया, पहली जंग की, पहला कत्ल किया, तो उसने किस्सा सुनाया, उसका पूरा वाक़या सुनाया, तो दास्तानें बनती गई। तो मैंने कहा इस पे काम करना चाहिए। तो वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी खुद, वो यानी यूट्यूब से देखकर मंटोयत की सुन के लिखी। अब उसको याद किया। अब ये नहीं पता कि उसको सुनाना कहाँ है, उसकी ऑडियंस कहाँ है, प्लेटफॉर्म क्या है, ऑडियंस कहाँ है। तो अचानक एक दिन मेरी नज़र पड़ी कि अखबार में एक इश्तिहार आया वर्ल्ड सिटी का। लाहौर में हमारे एक वर्ल्ड सिटी है जो कले और लाहौर का जो अंदरून शहर का इलाका है, एक इदारा है जो उसको संभाल रहा है उस विषय को। तो उसके डायरेक्टर जनरल थे, वह अब भी हैं, कामरान लाशारी साहब। तो मैंने कहा ये मेरे काम आ सकते हैं, क्योंकि लाशारी साहब सेक्टिकल्चर हुआ करते थे जब हम ड्रामा करते थे थिएटर। तो अक्सर जब वो ड्रामा देखने आया करते थे तो पीछे से हमारे असिस्टेंट हमें कहते थे ओए आज कोई ऐसी बात ना करना, लाशारी साहब बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ये मेरे काम आ सकते हैं। तो अब मैं उनके ऑफिस चला गया। तो अनीक नाजी मेरे साथ थे, अनीक नाजी साहब मुझे लेकर गए। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया फिर कामरान लाशारी साहब से, ठीक है ना जी। तो उससे कहा कि ये बदर खान दास्तान गोई करता है। तो लाशारी साहब ने कहा कि हम दास्तान गोई ढूंढ रहे थे, जो सबसे इसका जो टर्निंग पॉइंट है कि मैं अपने स्टाफ से यही कह रहा था कि हमने लाहौर का जो कला है वो उसको रेनोवेट कर दिया है, वहाँ पर वो दरबान खड़े कर दिए हैं, कनीज़ें, और पूरा वहाँ पर वो एक हिस्ट्री बाय नाइट एक टूर होता है बड़ा अच्छा, वो आप कभी आप लाहौर जाएँ तो ज़रूर करें। तो कहने लगे हम चाहते थे कि बादशाहों के दरबारों में जो दास्तान गो होते हैं वो रिवायती वो भी होने चाहिए। तो हमने पूरा पाकिस्तान ढूंढा, वहीं से कहीं से नहीं मिला। तो वो हमें वो चिमटे पर जो गाते हैं अब्बास जट और फजल जट, वो मिर्ज़ा साहिबा सुनाते हैं। कहते नहीं उस तरह का नहीं, वो जो रिवायती कुर्ता पैजामा पहन के वो सुनाते हैं। तो नाजी साहब कहने लगे कि जी बदर वही करता है, तो आप इनसे सुने दास्तान। तो ये पहला शो फिर मस्जिद वजीर खान चौक में हमने रखा मंटोयत का दास्तान। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मैंने ये भी सोचा था बीच में कि दास्तान गोई भी करता रहूँगा और थिएटर भी करता रहूँगा, चला जाऊँगा वापस। मेरे उस्ताद सरदार कमाल मुझसे कहने लगे ऐसे तुमने दिल पे लगा ली है, आ जाओ तुम थिएटर करो, अपनी एंट्री करके निकल जाया करो, तुम ना ऐसी बातें किया करो। या तुम, मगर नहीं उस्ताद जी मुझे नहीं सूट कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो जिस काम में बदर साहब यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपको याद रहती हैं। अब दास्तान है, पूरी लंबी दास्तान है, ठीक है, उसको याद रखना भी मुश्किल है। अगर कहीं पे भूल जाए तो क्या किया जाए? सबक तो सबक है, कहीं पे भी भूल सकता है। ये वहाँ पर मेरा वो थिएटर वाला तजुर्बा काम आता है। वहाँ पर मैं पर जोक सुना देता हूँ जो हाँ, कि ऐसे जब बोल गया हूँ अक्सर होता नहीं है ऐसा, होता नहीं है कि जब बोल गया हूँ, क्योंकि आप एक किस्सा सुना रहे हैं उसकी मैंने बेसिकली दास्तान के 3 पोर्शन होते हैं बेसिकली। कि सबसे पहले आपने जिस टॉपिक पर दास्तान सुना रहे हैं, मेरे उस्ताद मॉडर्न दास्तान पे काम कर रहे हैं, पुराने हम वो बादशाहों के किस्से नहीं सुनाते। मंटोयत है, खुसरो पर दास्तान है, फैज़ साहब पर अभी मैं सुनाया हूँ। अभी मैं PNC ने मुझे बुलाया, 3 दिन का फेस्टिवल किया उन्होंने जश्न दास्तान गोई के नाम से, खुसरो मंटो फैज़। पहले दिन दास्तान खुसरो सुनाई, फिर दास्तान मंटो सुनाई और फिर फैज़ सुनाई, दास्तान फैज़। तो ये सिलसिला यानी कि चलता रहा। हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पे अगर भूल जाए तो भूल जाए और भूल गया देखें अभी बात कर रहे थे। तो वो जो थिएटर का तजुर्बा था, हाँ मैं बता रहा था कि इसके 3 पोर्शन है। कि सबसे पहले आपने जिस टॉपिक पर वो दास्तान गोई करनी है उसका आपने मवाद इकट्ठा किया, फिर उसको एडिट करके स्क्रिप्ट लिखी, और फिर आपने उसको ज़ुबानी याद किया। फिर जो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरी सबसे बड़ी ऑडियंस है। जब मैं याद कर लेता हूँ तो फिर मैं उनको सुनाता हूँ, कि वो बेचारे तंग भी आ जाते हैं कि हर रोज़ एक ही दास्तान। जब वो फिर मैं उसके क्यों मार कर लेता हूँ। तो लेकिन अगर मैंने थिएटर ना किया होता तो मैं ये काम कभी नहीं कर सकता था। ये थिएटर का मुझ पर एहसान है, कॉन्फिडेंस और वो सारी चीज़ें वहाँ से आई।
तो बीच में फिर अब वो कॉमेडियन तो मैं हूँ ही, तो जहाँ जहाँ कभी लगे कि अब माहौल ड्राई हो रहा है, खुश्क हो रहा है, तो बीच में फिर हल्का सा मोड़ के एक हाँ तो कोई उसको चुटकुला मैं छोड़ दिया या कहीं कुल हंसी मजाक तो है उसको फिर जो ऑडियंस को दोबारा आपने हाँ ट्रैक कुछ पे लतीफ़ा लिया। सुना अरे दिया, क्या कुछ जोक बात। सुना दिए। आखिर में एक शेर सुनना चाहूंगी आपसे, अच्छा जी। कोई भी शेर याद हो या रेलेवेंट लगे या कोई पसंदीदा शेर हो तो वो ज़रूर सुनाइए। वो अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़म है, कमाल जी। ये है, तो उसके मैं 2 शेर आपको सुना ज़रूर। देता हूँ। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल कमाल ये ये है, है। हवा के जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये क्या है, बात। और किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना अरे कमाल वाह ये है। वाह वाह वाह, वाकई कमाल ये है कि आप जो है वो लोगों के साथ कनेक्टेड रहें लेकिन खुद दिल में जो है वो उसको छुपाए रखें। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, बड़ा मज़ा आया मुझे आपके बहुत साथ अच्छा लगा गुफ्तगू आपके करके। साथ बातें और वो करके। प्रॉपरली जैसे आप, मुझे लग रहा है कि ये पूरा शो हमारा एक दास्तान की तरह ही गया है। सारी बातें मैंने आपसे पूछी लेकिन दास्तान में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक सवाल पूछने वाला भी था। बहुत शुक्रिया बदर भाई हमें वक्त देने के लिए और TSR पॉडकास्ट में आने के लिए। फिर भी आपको दोबारा ज़हमत देंगे, कोशिश ही होगी क्योंकि जो चीज़ें मुझसे स्किप हुई हैं तो कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर दोबारा आपसे हम गुफ्तगू ज़रूर करें और हाजिर ये होंगे। सिलसिला दोबारा जारी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंस अगेन हमें वक्त देने के लिए। TSR के साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।